हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री 27। तो बच्चों, हम बीएससी का जो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर था कोलाइडल स्टेट, उसको डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर की एक वीडियो दी थी जो बेसिक इंट्रोडक्शन की थी। तो ये जो नेक्स्ट वीडियो है, ये वीडियो उसी चैप्टर के जो फर्दर टॉपिक्स जो बचे हुए हैं, जो आगे वाले, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे आज जो हम वीडियो में शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स का क्लासिफिकेशन अब कैसे करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है। अच्छी बात इसमें यह है कि ये काफ़ी इजी है, क्योंकि इसके अंदर चीज़ें मेस्डअप नहीं होंगी और मर्ज नहीं होंगी, इसलिए आपको क्लियरली हर कुछ समझ में आ जाएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स में जो सबसे पहला पार्ट है वो है कि हम क्लासिफिकेशन, देखिए इसमें अलग अलग बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बेस हम लेते हैं क्लासिफिकेशन का, वो बेस है डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्स मीडियम के फेज। ठीक है, ये इन दोनों के बेसिस पे हम किस तरह से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि जो चीज़ के साथ ये कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक है, जो कोलाइड्स बन रहा है वो कैसे हो सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है। तो गाइस, इसमें जो सबसे पहला पार्ट है, सबसे पहला बेसिस है, वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, तो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। मैं यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम यानी कि अगर जिस चीज़ जो क्वांटिटी में ज़्यादा होती है और जो क्वांटिटी में कम होती है, उसके बेसिस पे हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम डिफ्रेंशिएट करते थे। उसी तरह से डिस्पर्स फेज वो चीज़ है जो क्वांटिटी में कम होती है और डिस्पर्शन मीडियम वो फेज है जो क्वांटिटी में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो आपस में, मान लीजिए कि कोई चीज़ सॉलिड और सॉलिड मिलकर बना रही है, लिक्विड और लिक्विड मिलकर बना रही है, ठीक है, दोनों की जो फिजिकल स्टेट है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे नोट डाउन करने वाला पॉइंट ये है कि जो गैसेस होती हैं वो कभी भी आपस में कोलाइडल सॉल्यूशन यानी कि कोलाइड्स को नहीं बनाती हैं, कोलाइड्स फॉर्म नहीं करती हैं, डिस्पर्शन फॉर्म नहीं करती हैं, क्योंकि गैस के अंदर जो है एक अपनी एक जनरल प्रॉपर्टी होती है डिफ्यूजन की। तो अगर दो गैसेस को आपस में मिलाएंगे तो वो डिफ्यूज़ हो जाती हैं, और डिफ्यूज़ हो जाने के बाद जो मिक्सचर वो बनाती हैं वो कोलाइड नहीं कहलाता। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे सॉलिड और सॉलिड, लिक्विड इंटू लिक्विड, बट गैस इंटू गैस हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और हम सॉलिड इंटू लिक्विड, लिक्विड इंटू गैस, इस तरह से करके हम डिफरेंट पढ़ेंगे। और मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर करूँगी जो कि मुझे आपकी ही बुक से मिला हुआ है, तो उस चार्ट को डिस्क्राइब करूँगी, तो उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस फिजिकल स्टेट में जब किस तरह का कोलाइड बनता है तो उसका क्या स्पेसिफिक नाम होता है और उसके एग्जाम्पल्स। सो लेट्स सी दैट। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द क्लासिफिकेशन। जो सबसे पहला टाइप है वो बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। देखिए, ये डिपेंड करता है कि फिजिकल स्टेट, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम की क्या है। या तो ये सॉलिड, लिक्विड या गैस, ये तीनों हो सकती है। और इस तरह से जो हम क्लासीफाई करते हैं तो हमें 8 टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम मिलते हैं। तो चलिए आइए, ये जो चार्ट दिया हुआ है इस चार्ट को समझते हैं। और ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं, आप इससे मेरे वीडियो से स्क्रीन क्लिप लेकर इसको नोट्स में लिख सकते हैं और आसानी से इसको मेमोराइज कर सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम्पल्स भी पता होना चाहिए कि क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो आपका सबसे पहले जो है डिस्पर्स फेज दिया हुआ है, और दूसरे कॉलम में डिस्पर्शन मीडियम, और जो थर्ड है कोलाइडल सिस्टम, और फिर उसके एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले हम डिस्पर्स फेज देखते हैं। डिस्पर्स फेज जो है जो कम क्वांटिटी में है, ये याद रखिएगा, मैं बार बार बता रही हूँ। तो डिस्पर्स फेज जब लिक्विड होता है और डिस्पर्शन मीडियम गैस होता है, यानी कि थोड़ा सा लिक्विड जो है वो गैस में डिजॉल्व होता है, इसका मतलब ये हुआ, तो वो क्या बनाता है, एरिसॉल ऑफ लिक्विड्स। इसको हम बोलते हैं एरिसॉल ऑफ, उस कोलाइडल सिस्टम का नाम है एरियोसॉल ऑफ कोलाइडल ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है फोग, आपने देखा है, क्लाउड, मिस्ट,
ओके बच्चों, तो हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। अब ये जो टर्म यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब ये है कि जो डिस्पर्स फेज या डिस्पर्शन मीडियम है, यानी कि जो मीडियम है जिसमें कोई भी डिस्पर्स फेज यानी कि कोई भी पार्टिकल्स लाइक जो मैंने पहले भी आपको बोला है, बार बार मैं बोल रही हूँ, सॉल्यूट पार्टिकल्स समझ लीजिए, और डिस्पर्शन मीडियम यानी कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में है, उसमें इन दोनों के जो मॉलिक्यूल्स हैं कैसा अट्रैक्शन है। ठीक है, तो इस बेसिस पे जो डिवीजन होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है लायोफिलिक, ठीक है, लायोफिलिक, और एक होता है लायोफोबिक, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। अब ये लायोफिलिक देखिए, यहाँ पे दो टर्म है, एक फिलिक है और एक फोबिक है। फिलिक का मतलब होता है लविंग और फोबिक का मतलब होता है हेट। तो जो हमारा पहला कैटेगरी जो हमारी है वो जो लायोफिलिक है आपकी, वो लायोफिलिक कैटेगरी का मतलब ये हुआ कि ये बनाएंगे वाटर लविंग कोलाइड्स और ये बनाएंगे वाटर हेटिंग, यानी कि जो पानी से दूर जाएं और जो पानी के पास आए। ये दो तरह का डिवीज़न है। अब जो मेरे पास आपको समझाने के लिए चार्ट है पूरा, उससे मैं डिस्क्राइब करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको मेमोराइज भी कर सकें, क्योंकि उसके अंदर जो टाइप्स हैं उसके एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाऊंगी। तो फिर से एक बार रिवाइज करती हूँ इस चीज़ को मैं कि लायोफिलिक एंड लायोफोबिक टू टाइप्स ऑफ कोलाइड्स, और ये इंटरेक्शन जैसा है कि जिसमें आप मतलब बन रहा है ये, तो अगर वो वाटर लविंग हुआ तो हमने उसको लायोफिलिक का नाम दिया। ठीक है, फिलिक मतलब लव और फोबिक मतलब डर, फोबिया सबको पता है। ठीक है, तो लेट्स सी द चार्ट एंड एग्जाम्पल्स। तो बच्चों आप स्क्रीन पे देख रहे हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तो ये जो डिपेंडेंसी है वो इंटरेक्शन है किसके बीच में, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में, और वो क्लासिफिकेशन होता है इस बेसिस पे टू टाइप का। मैंने अभी आपको बताया लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि लायोफिलिक मेंशन किया हुआ है वाटर लविंग, ऐसा कोलाइडल सोल्यूशन जिसके अंदर जो पार्टिकल हैं डिस्पर्स फेज के, ठीक है, डिस्पर्स फेज के, वो एफिनिटी रखते हैं, ग्रेट एफिनिटी रखते हैं फॉर डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम से ज़्यादा एफिनिटी रखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स। फिर दूसरा हमारा है लायोफोबिक, द कोलाइडल सोल्यूशन इन विच देर इज़ नो एफिनिटी, यानी कि कोई अफेक्शन नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज, यानी कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में कोई एफिनिटी नहीं है, कोई बुरा इंटरेक्शन है, बुरा अट्रैक्शन है, तो दैट इज कॉल्ड लायोफोबिक सॉल्ट कोलाइड्स, सॉरी लायोफोबिक कोलाइड्स। तो अब यहाँ पे हम इन दोनों को बीच में डिफ्रेंशिएशन, जो चार्ट के बारे में बात कर रही थी, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करा गया है, और एक तरह से अगर आप इंडिविजुअली दोनों को देखेंगे तो दोनों को अच्छी तरह से बताया गया है और उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी ली है यहाँ पे एक चार्ट के कॉलम में, जहाँ से हमारा चार्ट स्टार्ट हो रहा है। पहली प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन। ठीक है, लायोफिलिक सॉल्ट जिसको हम सस्पेंसोइड भी बोलते हैं, ये जो होती है सरफेस टेंशन लोअर देन दैट ऑफ मीडियम, यानी कि जो मीडियम है उससे लोअर होती है। और जब लायोफोबिक की बात करेंगे तो इसको हम इमेलोसाइड भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी है इमेलोसाइड। तो जो जिस मीडियम में ये बनेगी, जिस तरह के मीडियम में, वो सेम होगी इसकी सरफेस टेंशन। दूसरा हमारा विस्कोसिटी है। तो जो विस्कोसिटी है वो लायोफिलिक सॉल्ट की पहले देख लेते हैं। लायोफिलिक सॉल्ट में जो होती है ज़्यादा होती है मीडियम से, और इसमें सेम होती है मीडियम की लायोफोबिक में। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी, यानी कि जैसे आप ये बना हुआ है उसको आप दोबारा रिवर्स करके पुरानी उसकी एक सिचुएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल होता है, और लायोफोबिक इरिवर्सिबल होते हैं। स्टेबिलिटी की बात करें तो लायोफिलिक ज़्यादा स्टेबल हैं और लायोफोबिक कम स्टेबल हैं। विजिबिलिटी, तो ये सॉल्यूशन कैसा दिखता है, इसमें बताया जा रहा है कि जो लायोफिलिक होते हैं, अब जब फिलिक हैं तो भाई इनका इंट्रैक्शन काफ़ी अच्छा होगा, तो पार्टिकल्स बहुत अच्छे से मिल जाएंगे एक दूसरे में। तो यहाँ पे क्या होगा कि पार्टिकल कांट बी डिटेक्टेड इवन अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप देन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का यूज़ करने के बाद ही विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती है। जबकि लायोफोबिक में पार्टिकल कैन बी डिटेक्टेड अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, इसमें आप इजीली अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद माइग्रेशन,
माइग्रेशन का मतलब मूवमेंट। तो लायोफिलिक जो होते हैं पार्टिकल्स जो हैं माइग्रेट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में और नहीं भी कर सकते हैं, एंड डू नॉट माइग्रेट इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड बिकॉज दे डू नॉट कैरी एनी चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप उसमें डालेंगे, इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवाएंगे तो पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये चार्ज नहीं इनके ऊपर होता, ये दे डोंट हैव चार्ज। फिर लायोफोबिक सॉल के बारे में बात हो रही है, तो इसमें पार्टिकल्स माइग्रेट करते हैं कैथोड और एनोड की तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड जब इसके अंदर आप जनरेट करते हैं, एंड क्योंकि इसके अंदर माइग्रेशन इलेक्ट्रिकल फील्ड में इस वजह से होता है क्योंकि इस पर चार्ज कैरी करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एडिशन ऑफ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैज़ लिटिल इफेक्ट। अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट इसमें मिला देंगे तो बहुत कम इफेक्ट कुछ दिखेगा, कुछ चेंजेस नज़र आएंगे, जबकि लायोफोबिक में कोआगुलेशन होता है। कोआगुलेशन एक अलग प्रोसेस होती है, ये फर्दर आपके सामने टर्म आएगा तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। फिर एग्जाम्पल है हाइड्रेशन का, तो लायोफिलिक है, वाटर लविंग है, तो इसके अंदर एक्सटेंसिव हाइड्रेशन होता है और लायोफोबिक में कोई भी हाइड्रेशन नहीं होता। लायोफिलिक का एग्जांपल है गम, जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन, रबर एक्सेट्रा, और जबकि लायोफोबिक का है मेटल, जैसे कि ये सिल्वर है, गोल्ड है, हाइड्रोक्साइड लाइक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो आपका है लायोफिलिक और लायोफोबिक हो गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो हम नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ेंगे अब। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज, यानी कि जो पार्टिकल का जो साइज़ होता है, टाइप्स होते हैं, उसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन करना है यहाँ पे। ओके, तो उसमें सबसे पहले जो है क्लासीफाई जो आप करेंगे, इसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। ठीक है, मल्टी मॉलिक्यूलर बच्चों, मल्टी से समझ में आ रहा होगा आपको कि मल्टी का क्या मतलब है। मल्टी का मतलब है ढेर सारे। ओके, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो आपका है इसकी जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किस तरह से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बता के रखा हुआ है कि जो आपके कोलाइड्स होते हैं उनकी एक मॉलिक्यूल की रेंज होती है साइज़ की। ठीक है, 1 nm से 100, ठीक है, नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर। अब ये जो हमारी रेंज है, इस रेंज में अगर पार्टिकल्स होते हैं तो हम इस रेंज साइज़ की पार्टिकल्स को कोलाइडल पार्टिकल्स बोलते हैं। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे बता रहा है कि अगर जब डिसोल्यूशन हो रहा है, डिसोल्यूशन होते वक्त जो एटम्स हैं या फिर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं जिनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से भी कम है, सोचिए, यानी कि जो कोलाइडल रेंज है उससे भी कम है, बहुत ही छोटा साइज़ है, बहुत छोटा साइज़ है। तो बहुत छोटा साइज़ होने की वजह से वो एक छोटा सा साइज़ है। ठीक है, ये साइज़ बहुत छोटा है, 1 नैनोमीटर से भी कम है। यहाँ पे मत मेजर करिएगा मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ आपको। तो ये जो छोटा सा पार्टिकल है, ये अपने आप को इस रेंज में लाने के लिए 1 nm से 100 nm के बीच में लाने के लिए कई पार्टिकल से दोस्ती कर लेता है, और कई पार्टिकल से दोस्ती करके जब ये एक पार्टिकल, देखिए मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया है डॉट बना बना के, तो एक ये एग्रीगेट हो गया, इकट्ठा हो गया, और इकट्ठा हो जाने के बाद एक बड़े मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है। और जो इस टाइप का फॉर्मेशन होने के बाद कोलाइड बनता है, उनको हम बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। बच्चों, इस वजह से मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिले हुए हैं, और वो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जस्ट टू रीच द रेंज ऑफ द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इन बिटवीन 1 नैनोमीटर और 200 nm। ठीक है, अब इसके बारे में और बताया गया है कि ये जो सॉल्स होते हैं, द डिस्पर्स फेस कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल विच मॉलिक्यूलर साइज लेस देन 1 nm, तो उसको इकट्ठा करके ये एक बड़ा बना देता है। इसका एग्जाम्पल है सॉल ऑफ गोल्ड and sulfur molecule. In these collide, the particles are held together by van der Waals forces. They usually have लायोफिलिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे क्या होता है, वैन डर वाल फोर्सेस की वजह से वो एग्रीगेट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने के बाद वो एक जाइंट बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब दूसरा जो हमारी कैटेगरी है बच्चों, वो दूसरी कैटेगरी है मैक्रो। मैक्रो का मतलब भाई बड़ा ही है साइज। These are the substances which have big size molecule called macromolecules which on dissolution form size in colloidal ring. Such substance is called
मैक्रोमोलिक्यूल, यानी कि इनकी जो रेंज, इनका जो साइज़ होता है, मान लीजिए इमेजिन करिए इसमें दो कैटेगरी एक तरह से, एक तो भाई है पार्टिकल जिसका साइज़ एग्जैक्टली जो है रेंज के मुताबिक है, लेकिन अगर मान लीजिए एक पार्टिकल है जो ओवर साइज है, बड़ा है, तो आप उसको क्या करेंगे, ब्रेक करके इस साइज़ का बना देते हो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि सब्सटेंस हैविंग बिग साइज मॉलिक्यूल, बस ये जानिए कि बड़ा होता है साइज़ में। और जो इस तरह के मॉलिक्यूल से जो आपका सब्सटेंसेस से कोलाइडल सिस्टम बनता है, उनको हम बोलते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। ये मैक्रोमोलिकुलर जो होते हैं डिस्पर्स फेज में जनरली जो है पॉलीमर हैविंग हाई मॉलिकुलर मासेस, मतलब पॉलीमर्स इसका एग्जाम्पल है। पॉलीमर्स ही आपने पढ़ रखा है, मे बी आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, 12th स्टैंडर्ड में आपने पॉलीमर्स के बारे में भी पढ़ा होगा, जहाँ तक मुझे ध्यान है। ठीक है, उसके बाद ये बताया है कि जो नेचुरली अकरिंग एग्जाम्पल्स हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स के, वो स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, एंजाइम, जिलेटिन एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल मैक्रोमोलिक्यूल जो सिंथेटिक पॉलीमर है, जैसे नाइलॉन, पॉलीथीन जो हमने सब में देखी है, प्लास्टिक भी हमने देखी है, तो यानी कि ये मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स के एग्जाम्पल हैं, यू कैन इजिली सी दैट। फिर उसके बाद एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका जो कैरेक्टर होता है वो लायोफोबिक कैरेक्टर होता है, और पहले वाला जो हमने पढ़ा था मल्टी मॉलिकुलर, वो लायोफिलिक कैरेक्टर था। तो बच्चों ये दो तो हमारी कैटेगरी कंप्लीट होगी, लेकिन जो अब नेक्स्ट हमारा जो सी सेक्शन है, जो सी टाइप है, बी टाइप, ए टाइप हमने देखा, जो सी टाइप है वो एसोसिएटेड कोलाइड्स का, दैट इज़ वेरी वेरी। तो गाइस जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है एसोसिएटेड कोलाइड्स, जो आपका सी टाइप जो है, उसमें बताया जा रहा है कि ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको आप जब डिज़ोल्व करते हैं किसी भी मीडियम में, ठीक है, तो जब किसी मीडियम में डिज़ोल्व होते हैं तो नॉर्मल कंसंट्रेशन जब होती है, यानी कि लो कंसंट्रेशन, ठीक है, तो इस लो कंसंट्रेशन में ये एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह से बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे ही कोलाइडल पार्टिकल्स को आप कंसंट्रेशन में इंक्रीज़ करते हैं, उनके कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे और एग्रीगेशन करने लगेंगे। तो एग्रीगेशन के बाद ये एग्रीगेट्स पार्टिकल्स जो बनते हैं उनको हम बोलते हैं मिसेल्स। मिसेल्स, ठीक है। तो ये जो मिसेल्स हैं इनके बारे में हम पढ़ते हैं, ये दोनों तरह के हो सकते हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक ग्रुप दोनों। तो ये जो मिसेल्स है आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ रखा है, जो सोप जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो जो मिसेल्स होते हैं ये क्लस्टर, यानी कि जिसको आप गुच्छा कह लीजिए, क्लस्टर ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल्स फाउंड बाय एसोसिएशन ऑफ कोलाइड इन सॉल्यूशन, यानी किसी सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल्स एग्रीगेट होकर इकट्ठा होकर क्लस्टर बना लेते हैं, तो उन्हें हम मिसेल्स कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल इसका है सोप एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। और जो फॉर्मेशन होता है मिसेल्स का, उसके लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, जिसके ऊपर जाने के बाद जिस ही फॉर्मेशन हो पाता है, जिसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। क्राफ्ट टेम्परेचर को हम टीके से शो करते हैं, और एक कंसंट्रेशन होती है जिसके ऊपर जाने पर फॉर्मेशन होता है मिसेल्स का, ठीक है। और ये कंसंट्रेशन कहलाती है क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज CMC शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और उसके बाद बताया है कि ये जो है मिसल्स, इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है आयंस बनाने की, यानी कि जब आप इनको तोड़ोगे तो एक पॉजिटिव और निगेटिव आयन ये फॉर्म करेंगे। मिसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मतलब 100 या फिर 100 से भी ज़्यादा, ठीक है। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है सोडियम सिट्रेट का, जिसका फार्मूला है C17H35COONA, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर्स आप देख रहे हैं, 17 कार्बन है और 35 हाइड्रोजन है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस तरह के मॉलिक्यूल्स का। जब सोडियम सिट्रेट को पानी में आप डिजोल्व करोगे तब क्या होगा, तब होगा ये कि सिट्रेट आयन बन जाएगा और सोडियम अलग हो जाएगा। तो ये जो सिट्रेट आयन है दैट इज आयनिक मिसल्स, या जो मतलब इसको हम जानते हैं कि ये एक आयनिक मिसल फॉर्म करता है कोलाइडल साइज का, ठीक है। कोलाइड की एक मैंने आपको कोलाइडल सॉल्यूशन का आपको एक रेंज बताया हुआ है, उस रेंज का जो कोलाइडल सॉल्यूशन को रीच करता हो वो साइज का मॉलिक्यूल ये फॉर्म करता है, ठीक है, सिट्रेट आयन। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है बहुत अच्छा सा, ठीक है। ये जो डायग्राम है, इसके अंदर जो डायग्राम में आपका यहाँ पर जो शो हो रहा है बच्चों, ये जो आपका जिगजैग वाला पार्ट है, ठीक है। ये जो जिगजैग पार्ट है ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है। और ये जो सोडियम आयन लगा हुआ है इसके चारों तरफ, ठीक है। इसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, वो हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो
हाइड्रोकार्बन मतलब बेसिकली आपको सबको पता है कि हाइड्रोजन जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो लायोफोबिक होता है, ठीक है। और जो इसका क्या कहते हैं बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो क्या है, C17H35, यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है, बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है। C17 इट हैज़ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ C17H35 रेडिकल विच इज लायोफोबिक, ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन चेन इज लायोफोबिक एंड CO निगेटिव पार्ट इज लायोफिलिक, ठीक है। CO निगेटिव पार्ट यानी कि जो आपका आयन निकल रहा है यहाँ पे वो क्या है, लायोफिलिक है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताया, ये जो फिगर है इसमें फिगर चेन में सिट्रेट आयन की ये इन्होंने बताया है C17H35 COO निगेटिव, ठीक है। ये डायग्राम में शो हो रही है जब कंसंट्रेशन जो है जब कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन की कम होती है, ठीक है। मतलब कि CMC यानी कि क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन की जो कंसंट्रेशन जो टर्म है उससे कम होती है तो ये बिहेव करता है नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह से, लेकिन इसकी जो रेंज है वो CMC की वो दी हुई है 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स, यानी कि 10⁻³ इस रेंज से जब बिलो होता है, ठीक है। अब जब इसके ऊपर जाता है, जब बिलो होगा तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह से बिहेव करता है, लेकिन जब ये अबव जाएगा तो वो क्या करेगा, एग्रीगेशन स्टार्ट कर देगा, और एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाने के बाद बिहेव करेगा मिसल्स की तरह से। अब यहाँ पर दिखा रहा है एग्रीगेशन ऑफ सेवरल आयंस टू फॉर्म आयनिक मिसल्स। देखिए बच्चों, इसमें लायोफिलिक और लायोफोबिक जो कैरेक्टर होता है एक ही चेन के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि जो लायोफोबिक पार्ट होता है और जो लायोफिलिक पार्ट होता है, तो जो पानी के साथ लविंग नहीं होगा तो वो पानी से दूर जाने की कोशिश करता है। तो सोप का जो क्लीनिंग एक्शन होता है वो बेसिकली इसी पे डिपेंड होता है, ठीक है। सोप का क्लीनिंग एक्शन जो डस्ट पार्टिकल होते हैं यानी कि जो लायोफोबिक पार्ट होते हैं वो उसके साथ चिपक के उसको जो है वॉश आउट कर देते हैं, ठीक है। आपने 10th स्टैंडर्ड में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, और अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो 10th स्टैंडर्ड की बुक से रिवीजन कर सकता है इसका। यहाँ पे जितनी ज़रूरत है मैं उतना ही डिस्क्राइब कर रही हूँ, ठीक है। तो इस जो मेन फंक्शन है सोप का, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिड्यूस ऑयली एंड ग्रीसी डर्ट टू कोलाइड पार्टिकल्स, तो वो इमल्शन फॉर्म कर सकता है, तो इसलिए सोप को जो है इन्होंने इमल्सिफाइंग एजेंट का भी नाम दिया है, ठीक है। इमल्शन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरह से आपके जो टाइप्स हैं, ठीक है, वो कंप्लीट होते हैं इस वीडियो में। और यहाँ पर प्रिपरेशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। इस वीडियो में किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो भी आप पूछ सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।